अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 60 आज लेक्चर 60 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 1 FAR 1 का जी। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा कर लिया था, चलें तीसरे को भी देख लिया था। चौथे में जो मसला था वो मैंने डिस्कस कर लिया था। प्रैक्टिस सेट 2 था आपकी किताबों में। कितने बच्चों ने ट्राई किया घर पे? सॉल्यूशन देख लिया था? कोई मसला तो नहीं है? मैं चाह रहा हूं, क्या नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? मैंने क्या कहा था? प्रैक्टिस सेट 2 किस लिए बताया था? किताबों के अंदर मौजूद है। क्या हो गया? बुक में था बेटा, सिर्फ नाम बदला हुआ था, मैंने कहा था। ओके अच्छा जी। डैफोडिल तो मैंने करवाना है, ये सवाल तो मैं आज करवाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि 4th और 5th सेम थे तकरीबन। 5th में जरा IS 8 भी शामिल था, तो मैं 5th ही क्यों ना करा दूं। इसलिए पूछ रहा हूँ कि 4th में कोई मसला है तो बताएं, वरना 4th भी कर लेते हैं, फिर 5th आज हो ना हो। बोलो 5th। ये जो कह रहे हैं ना 4th करवा दें, ये घर पे भी कुछ कर लिया करें। बट ट्राई किया तो सॉल्यूशन देख लो बेटा। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर DLs। बेटा बातें आप बंद कर दें, बोलने वाले को मैं बाहर निकाल दूंगा, फजूल में बोले जा रहे हैं। प्रिपेयर DLs स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव फिगर्स। मतलब 16 और 17 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। ठीक हो गया? दोनों साल की मांग ली है तो दोनों सालों की बनाएंगे तो सही। लेकिन सवाल को पढ़ते हुए पॉइंट नंबर 3 में बैलेंसेस गिवन थे, ओपनिंग या क्लोजिंग देख लेंगे। और एडिशनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट 1 में राइट इशू, बोनस इशू, फिर राइट इशू, फिर बोनस इशू, कुछ इस तरह की बातें थी। लेकिन सवाल पढ़ते हुए आपको यह पता चल गया कि पॉइंट 2 के अंदर एक प्रीवियस ईयर का एरर भी है। और वो एरर सवाल पढ़ते हुए आपको पता लग गया था कि वो एरर शुरू हुआ है कहीं 2014 से। अब हमने कौन से 2 साल की स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनानी है? 16 और 17 की। तो 2 साल 16 और 17 के तो आ गए, जो उससे पहले वाला 15 है और 14 है, उसमें भी तो गलती है। अब 16 की गलती तो 16 की चेंज इन इक्विटी में सही कर लेंगे, प्रॉफिट पड़ा होगा। 17 की गलती को 17 में सही कर लेंगे। तो उससे पहले जो है 2 साल 14 और 15 उसको ओपनिंग। तो इसका मतलब IS 8 अप्लाई करते हुए हमें ओपनिंग को 2 दफा लिखना पड़ना था बस। तो IS 8 को एंड पे अप्लाई कर लेंगे। मेरा दिल तो ये कह रहा है कि क्यों ना हम पहले IS 1 को पूरा सवाल कर ले। ठीक है, जो जैसा पिछला सवाल था। ठीक है, यानी सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी पहले बना लें, उसके बाद फिर IS 8 भी थोड़ा सा अप्लाई कर लेंगे। लेकिन समझाया सिर्फ इस बात को इसलिए क्योंकि फॉर्मेट बनाते हुए ओपनिंग को 2 बार लिखना है। क्यों लिखना है 2 बार? क्योंकि 16 और 17 की चेंज इन इक्विटी बनानी है। लेकिन एक गलती ऐसी है जो 14, 15, 16, 17 की है। तो 16 और 17 की गलती पे तो 16 और 17 के प्रॉफिट सामने पड़े होंगे, उसमें सही कर लेंगे। जो उससे पहले के 2 साल की गलती है उसको ओपनिंग में सही करना पड़ेगा, इसलिए 2 दफा लिखना है। ठीक है, तो फॉर्मेट बना लेते हैं। For the purpose of preparation of statement of inequity for the year ending 31/17, ड्रम लिमिटेड हैज एक्सट्रैक्टेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जिसमें 17 है, 16 है और 15 है। 17 में हम मौजूद हैं और 16 और 15 ऑडिटेड, यानी ये यूजर्स को जा चुके हुए हैं। ठीक है, सवाल अब सारा आपके सामने है, सिवाय इसके कि यहाँ पर नीचे तो रिक्वायरमेंट थी ना, तो आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर तो मौजूद ही है। बहरहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है 17, ये 16 और ये 15। ये ड्राफ्ट है क्योंकि ये अभी हमारे पास ही है और ये ऑडिटेड है, मतलब ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर्स को चली गई होंगी। ठीक है जी।
चले जी, सही हो गया। फिर पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन जरा एक नजर डाल लें क्या कुछ है। शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस है, और राइट इशू हो रहा है। हो सकता है, हो क्या सकता है, 10 रुपए वाला शेयर 18 में दे रहे हैं, फिर 10 वाला शेयर 15 में दे रहे हैं, तो शेयर प्रीमियम ने भी आ जाना है। पहले नहीं भी पड़ा तो आ जाना है, इसलिए 5 कॉलम्स तो मेरे इसमें बनने हैं, और एक आधे कॉलम की जगह एहतियातन छोड़ देंगे, ठीक है। सही है, वैसे ज्यादा तो नहीं थे, 5 ही थे ना। अच्छा चलो, टोटल का कॉलम बनाएंगे 1 2 3 4 और 5 जी। नाम बता दें बिजनेस का जी। ड्रम लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और मैं जरा थोड़ा सा यहीं पर ही कर लूं। वैसे आपने पूरा नाम लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ। भाई ये ना एक एक नंबर काटना शुरू कर दो इनका। जो ऊपर बिजनेस का नाम नहीं लिखता, स्टेटमेंट का पूरा नाम नहीं लिखता, और ईयर एंड नहीं लिखता, ये 5 चीजें जो है ना, 5 चीजें ये जरूरी हैं। रिपोर्ट का नाम, रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग करेंसी, और लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ। क्या मतलब, नाम ड्रम लिमिटेड बना क्या रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एसओसीआई नहीं बना रहे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फिर ये हो गया रिपोर्टर नाम, फिर रिपोर्टिंग पीरियड फॉर द ईयर एंडेड जो भी हो, फिर रिपोर्टिंग करेंसी रुपीज में है, डॉलर में है, फिर लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ 1000 में है, मिलियन में है, ये सिर्फ रुपीज में ही है। ये 5 चीजों में से कोई भी चीज कम हो, एक नंबर काट लेना, ठीक है। ओके, ये ऐसे नहीं सीखेंगे, इन्हीं को फिर 49 मार्क्स वाला मैसेज आ जाता है ऐसी हरकतें करने से, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17, और चूंकि एरर है, वैसे तो मैंने कहा था चलो 2 लाइनें खाली छोड़ देना, एहतियातन 2 लाइनें खाली छोड़ देना जब IS8 आ जाए। IS8 क्या है, IS8 क्या है भाई, चेंज इन एस्टीमेट का कोई मसला नहीं था। नई चीज क्या पड़ी थी, हाँ नंबर काटो इनके, ऐसे हर एब्रीविएशन पे। चलो इस बार वार्निंग है, नेक्स्ट टाइम से CA करंट एसेट को लिख देते हैं, NCA नॉन करंट एसेट को। क्यों भाई, तुम लोगों का पेपर पास हुआ है अभी, जब हो जाए तो कर लेना ऐसे, ठीक है भाई। एब्रीविएशन, रिक्वायरमेंट में एब्रीविएशन यूज नहीं करने। रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्री, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन पूरा लिखना है, एक्डेप नहीं लिखना। बात समझ रहे हो। और अगर वर्किंग कर रहे हो तो फिर जो मर्जी करो, जो दिल आए करो, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट में बड़ा ध्यान किया करो, एब्रीविएशंस यूज नहीं करने, ओके। अगर कहा गया बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाओ तो फिर नॉन करंट एसेट्स लिखो, NCA नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा भाई, मैं बात कर रहा था IS8 की। IS8 में 3 चीजें हैं, एक चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं IS8 से भी, वो चेंज इन एस्टीमेट, उसको साइड पे रखो। फिलहाल बात कर रहा हूं मैं 2 चीजों की, पॉलिसी में चेंज आ जाए या प्रीवियस ईयर का कोई एरर आ जाए। प्रीवियस ईयर का जो एरर है उसकी तो अकाउंटिंग आज सीख रहा हूं, सीख रहे हैं आप, मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। लेकिन है बिल्कुल वैसी। बहरहाल अगर पॉलिसी चेंज हो तो भी रिट्रोस्पेक्टिवली चेंज करके लाना पड़ता है, जहां तक मुमकिन हो वापस जाते हैं। और अगर प्रीवियस ईयर का कोई एरर हो, मटेरियल कहे ना कहे, हमारे सवाल में दे तो हमारे लिए मटेरियल ही है, ठीक है ना। बहरहाल वैसे असल चीज क्या है, मटेरियल एरर प्रीवियस ईयर का कोई डिस्कवर हो जाए उसे हम सही करते हैं, छोटे मोटे को नहीं करते। लेकिन हमारे सवालों के अंदर जो होगा वो हमारे लिए मटेरियल होगा, हमने मटेरियलिटी खुद जो है ना वो डिस्क्राइब नहीं करनी, खुद डिटरमिन नहीं करनी, ठीक है ना। अच्छा बहरहाल बात क्या हो रही थी, चेंज इन पॉलिसी आ जाए सवाल में तो भी रिट्रोस्पेक्टिवली हम जाके सही करते हैं, यानी जहां तक मुमकिन हो वापस जाते हैं। ऐसे ही अगर प्रीवियस ईयर का कोई एरर पकड़ा जाए तो भी हम रिट्रोस्पेक्टिवली उसको सही करके आते हैं। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जहां तक मुमकिन हो पिछले सालों में वापस जाके उसको सही करो। और प्रोस्पेक्टिव वो चेंज इन एस्टीमेट था, सिर्फ करंट ईयर को सही करो और फ्यूचर को सही कर लो, ठीक है। अब सवाल के अंदर अगर था तो चेंज इन स्टेटमेंट इन इक्विटी का सवाल ना, लेकिन उसमें क्या आ गया, एरर। ये ऐसे ही कोई आ जाता चेंज इन पॉलिसी, तो फिर क्या कर लो, नजर आ गया या नहीं भी नजर आया, 2 लाइनें पहले छोड़ दो, खाली छोड़ दो। अगर कोई एरर या चेंज इन पॉलिसी का इंपैक्ट इन 2 साल से पीछे भी जा रहा होगा तो फिर इधर एक बार फिर ओपनिंग लिख लेना, 1 लाइन दरमियान में खाली पड़ी होगी। तो ये तरीका बता रहा हूं आपको। IS8 अगर मिक्स हो जाए SOCIE बनाते हुए तो 2 लाइनें खाली छोड़ के अपना सवाल नॉर्मल शुरू कर दो। क्या लिखा करते थे, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है जी। उसके बाद
4-5 लाइनें तो हों ही सही। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। अब अगला काम, जो ऊपर रिक्वायरमेंट के अंदर ईयर एंड लिखा हुआ है उसको इधर लिख लो एज इट इज, 31 दिसंबर 2017। फिर यहां पे क्या लिखोगे, 31 दिसंबर 2016। यहां पे क्या लिखोगे, 31 दिसंबर 15 लिख लो चाहो तो, 1 जनवरी 16 लिख लो चाहो तो, एक ही बात है। ठीक है, अब सवाल पढ़ते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। अभी IS 8 वाली एडजस्टमेंट को एंड पे कर लेंगे। IS 8 वाली एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट नंबर 2। इसके अलावा बाकी सवाल कर लेते हैं। ठीक है, ये 14 नंबर का सवाल तो मुफ्त का ही था। आप कहो जी हमें तो IS 8 की समझ नहीं आई, तो भाई बाकी ये ओपनिंग तो उठा के लिखोगे, बोलो ओपनिंग तो उठा के लिखोगे कि नहीं लिखोगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहां से जो काम नजर आ रहे हैं करने वाले वो भी तो किए ही होंगे, तो उसके नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एट 31 दिसंबर 15 एंड एट 31 दिसंबर 14। मुझे फिलहाल 31 दिसंबर 14 की जरूरत नहीं है, शायद 31 दिसंबर 15 के बैलेंसेस मिल जाए ना तो वो मेरा 1 जनवरी 16 का ओपनिंग बनता है। और 5 कॉलम्स आपने कहे हैं कि जी बना लें, तो 5 कॉलम्स बना लेते हैं। मैं एब्रीविएशंस यूज करूंगा माजरत के साथ। फिगर शेयर कैपिटल, अब एक लाइन थोड़ी सी ऊपर थोड़ी सी जगह होनी चाहिए, लेकिन आप लोग तो माशाल्लाह लिख ही लेते हैं, मुझे पता है ऊपर रुपीज इन थाउजेंड वगैरह। शेयर कैपिटल, फिर शेयर प्रीमियम की जगह भी बना लो। ये सवाल ये इसलिए कहता हूँ सवाल 2 दफा पढ़ के फिर तीसरी बार शुरू किया करो करने के लिए। 2 दफा पढ़ने वाले को ही जहन में रहेगा ना कि 2 दफा राइट इशू हुआ है और उसमें 10 वाला शेयर 15-18 का बिका है, तो शेयर प्रीमियम ने आना ही आना है। ठीक है ना, वरना तो जगह ही नहीं खाली छोड़ेंगे आप। बहरहाल अगर ऐसा कुछ हो जाए तो एंड पे एक कॉलम की जगह तो वैसे की जगह छोड़ देते हैं आप एंड पे। ठीक है, कोई नई चीज ऐसे पकड़ में आ जाए तो एंड पे। ठीक है, अच्छा नहीं पूरा आता इस तरह सफेद तो लैंडस्केप में सवाल कर लो भाई। ठीक है ना, अच्छा शेयर प्रीमियम, उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स है, उसके बाद जनरल रिजर्व्स हैं और रिवैल्यूएशन रिजर्व भी कहते हैं इसको, बताया था आपको। रिवैल्यूएशन सरप्लस, जो लिखा हो वही लिख दो, रियल सरप्लस ही लिखा हुआ है तो वही लिख दो। रुपीज इन मिलियन सवाल का डाटा है तो मिलियन ही कर लें, मिलियंस में ही कर लेते हैं। अगर पॉइंट्स जो हैं वो फिर 2-2 यूज करते रहना बस, डेसिमल के बाद जरा एग्जैक्ट रुपीज इन मिलियन ही कर लो। अब देखो मैंने 5 चीजें पूरी कर ली। रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग करेंसी और लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ। तो ये 5 चीजें जरूरी हैं। ठीक है, आइंदा ये 5 चीजें जिसकी नहीं लिखी हुई होंगी उसके नंबर कटते रहेंगे। ठीक है, अच्छा ओके। अब मुझे ओपनिंग बैलेंसेस अवेलेबल हैं, ठीक है, वो भी लिख लेते हैं। शेयर कैपिटल का ओपनिंग देखो ना, इसने क्या बोला, 31 दिसंबर 2015। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2015 में जो 1600 है वो हमारा 1 जनवरी 16 का ओपनिंग बन जाएगा 1600। ठीक है, ठीक है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जनरल रिजर्व्स कितने हैं, 1850। सॉरी 1850। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स हैं 1430। लेकिन इधर देखो, ये ना लिखो, मेरा मशवरा है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर का एरर है। अच्छा चलो लिख दिया, अगर पर्चे में लिख दिया तो क्या करोगे, इसको यूं काट के दोबारा लिख लेना यार, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं चलो मुझे तो ज़हन में है तो इसलिए
मैं अभी से तैयारी ऐसे कर लेता हूं। रिटेन्ड अर्निंग नहीं सिर्फ हिलना है इस एरर की वजह से, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट्स ही इफेक्ट होंगे ना, ये एसेट्स लायबिलिटीज होते हैं। ओके, और सही है। फिलहाल मैंने इसको नहीं लिखा जानबूझ के, किसी ने लिख लिया पर्चे में तो काट के दोबारा लिख लेना अगर एडजस्टमेंट सामने आ जाए तो। ओके, परेशान ना हुआ करो जी, परेशानी मत हुआ। रिवैल्यूएशन सरप्लस कोई नहीं आ रहा, और मुझे तो शेयर प्रीमियम भी नजर नहीं आया। ठीक हो गया, चले नेक्स्ट। अब ये डाटा हमें गिवन है, ये पॉइंट तो हमारा हो गया, ठीक, जो हमें जरूरत था। फिलहाल पता नहीं इसका क्या करना है, पता नहीं ये क्यों दे दिया। डाटा कुछ इग्नोर करने के लिए भी दिया होता है सवालों में, लेकिन देखते हैं ये इग्नोर होगा या नहीं होगा। पर जो डाटा दिया हो सारे का सारा यूज करना जरूरी नहीं होता पर्चे में, कुछ इग्नोर करने के लिए भी होता ही है। एनीवेज शुरू करते हैं जी। नेट प्रॉफिट 17 का 17 में आएगा, 16 का 16 में आएगा। फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स है, डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन सरप्लस अरोज भी हुआ ड्यूरिंग द ईयर किसी एक साल में, और कैश डिविडेंड वगैरह है। तो मैं ना यहाँ पर दो को ट्रांसफर्स के लिए हर साल में जगह एहतियातन छोड़कर यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रॉफिट। क्या लिखूंगा जी? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेट प्रॉफिट, तो वही नेट प्रॉफिट का लफ्ज लिख लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल लिख रहा हूँ मैं, बाद में इसको चेंज करना पड़ा तो कर लूंगा। फिलहाल मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये नेट प्रॉफिट जो है ये 2016 का यहाँ पे आएगा, और इसी तरह से नेट प्रॉफिट जो है नीचे दो को ट्रांसफर की जगह छोड़ के, और कोई मसला नहीं है, ऊपर नीचे हो भी सकती है भाई, आपने एंड पे लिख दिया कोई मसला नहीं, खैर है, ट्रांसफर ऊपर लिख दें बस नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, बहरहाल नेट प्रॉफिट 17 का इधर आएगा। लेकिन पॉइंट 2 ने हमें परेशान कर रखा है, और पॉइंट 2 क्या है? करेक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर एरर। और उसके लिए आपको समझाया हुआ है कि स्टेप 1 क्या होता है, सवाल में से गलत प्रॉफिट्स उठाकर हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो बनाने ना बैठ जाना। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर नेट प्रॉफिट की जो फिगर आ रही है ना, बस उसी को ही यहीं पर ही करेक्ट कर लेंगे। तो बताओ 16 का प्रॉफिट क्या है? 318, और 17 का प्रॉफिट कितना है? 600। ये गलत प्रॉफिट्स आ गए, जब करेक्शन होगी तो यहां पे कर लेंगे जैसे पहले किया था, बस इतना सही फर्क था। ये नई चीज है, और यहां पर एडजस्टमेंट आनी थी, बाकी सारा सवाल बिल्कुल वैसे का वैसा था। ठीक है, सही है जी। तो ये मैंने यूज कर लिया जहां यूज करना था। 15 के प्रॉफिट का क्या करूं? कुछ नहीं करना। ठीक हो गया। अच्छा, अब सब कुछ तो रेडीली अवेलेबल था, जैसे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 15 वाले को क्या करूं? इग्नोर। 16 में कोई हुआ ही नहीं, 17 में ट्रांसफर हुआ 112। तो ट्रांसफर, ये नंबर मुफ्त के, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये मुफ्त के नंबर नहीं छोड़ने। ठीक है, अब मसला सिर्फ ये की है बस, मुझे लेना था, स्केल पड़ा हुआ वैसे। अच्छा जी, रिटेन्ड अर्निंग्स हो रही हैं कम, कितने से बता दो? 17 में 112 से, और जनरल रिजर्व बढ़ रहे हैं 112 से। ठीक है, ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो गया। ठीक, यहां पे कुछ था ही नहीं। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन सरप्लस अरोज ड्यूरिंग द ईयर, ये तो उल्टा आसान सवाल था। ठीक है, अच्छा, 15 को तो वैसे ही इग्नोर करना था, 16 की बात करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ, यहां चमक चमक तो नहीं पड़ रही भाई, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम याद है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, और वो जो सेल से शुरू होता था और चलते चलते नेट प्रॉफिट तक आता था। फिर उसके बाद हम ऐड करते थे अदर, और आ जाता था टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। वो लिखते ही नहीं है हम, जरूरत ही कोई नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, अब
साल कौन कौन से हैं? 17 और 16, 17, 16, 15 की तो हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। नेट प्रॉफिट ऑफ 17 650 नजर आ रहा था हमें। ये सवाल ने जो किया हुआ मैं वो कर, 16 का नेट प्रॉफिट 318, ये सवाल में गिवन है नहीं गिवन? सवाल में गिवन, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सवाल ने हमें क्या बताया? रीवैल्यूएशन सरप्लस 2016 में अरोज हुआ। उससे पहले तो कोई भी नहीं था, देखो रीवैल्यूएशन सरप्लस था ही नहीं 15 में, ठीक है। अब 16 में अरोज हुआ रीवैल्यूएशन सरप्लस, कितना भाई? 150। तो ये वो रीवैल्यूएशन सरप्लस है जो यहां से प्रेजेंट होकर यहां से भागता भागता, जैसे ये 318 का प्रॉफिट भागता भागता इधर रिटेन्ड अर्निंग में आता था ना, लेकिन वो एडजस्टमेंट के लिए हमने वहां पे रोक लिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही ये 150 यहां पे प्रेजेंट होता था, याद है, और यहां से प्रेजेंट होके रीवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में आ जाता था। कोई मसला? ये तो सवाल में कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ डाटा लिखते जाना था, ठीक है। टिक हो गया। इधर कुछ रीवैल्यूएशन सरप्लस अरोज नहीं हुआ, अरोज नहीं हुआ, लेकिन ये 150 की ट्रांसफर तो शायद हुई हो। अब ये ट्रांसफर जो है ये यहां पे प्रेजेंट नहीं होती थी, आपको याद है, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर ही आती थी, और वही बात उन्होंने आगे लिख दी। 15 के साल में जो ट्रांसफर हुआ उसको तो इग्नोर करना, 15 की चेंज इन इक्विटी नहीं ना बना रहे हम, ठीक है, वो हो गया होगा ट्रांसफर। 16 के साल में 49 ट्रांसफर हुआ, 16 के साल ट्रांसफर टू, अच्छा जनरल रिजर्व इसमें था ही नहीं, इसमें तो नहीं ट्रांसफर जनरल रिजर्व हुई थी, रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर हुआ, सॉरी हाँ, कहां से? रीवैल्यूएशन सरप्लस से। इधर करके लिखें जी, कितना भाई? 49 ट्रांसफर हुआ रिटेन अर्निंग। अब पता नहीं यार बाकी का सरप्लस क्यों कहाँ गया, यहाँ पे ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ, पता नहीं, कहीं कोई क्या? 49 नहीं बेटा, उसने तो नहीं लिखा हुआ कि ट्रांसफर हुआ है कुछ जनरल रिजर्व में। अगले साल ट्रांसफर होता है, सवाल में देखते हैं कोई बात करता है या नहीं करता। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे अगले साल कोई लॉस आ गया होगा। अब वो लॉस आया होगा तो सरप्लस सारा खत्म हो गया होगा, पता नहीं अब क्या करना है, परेशानी है मुझे इस बात की, लेकिन देख लेते हैं जी। लॉस तो हो जाता है, लेकिन लॉस का हमारे सवाल में कोई लेना देना नहीं था, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे, ठीक है ना। कहानी कुछ इस तरह से हुई है कि मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी 16, पता नहीं कौन सा, 16 के अंदर 150 रुपए का सरप्लस आ गया था हमें, ठीक है। 150 का जो सरप्लस आया था रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये 16 में था, पता नहीं कौन से एसेट पे था। फिर 16 के एंड पे ये 49 ट्रांसफर हुआ और कितना बच गया जी? 101, ठीक है। अब 17 में प्रोबेबली क्या हुआ होगा कि 101 का सरप्लस खत्म होकर 0 हो गया होगा और कुछ लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया होगा, इसी वजह से ही तो इस साल ट्रांसफर नहीं नजर आ रही मुझे, ठीक है। 17 के एंड पे डेप्रिसिएशन तो होगी लेकिन ट्रांसफर कुछ नहीं हो रही, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है, बहरहाल देखते हैं, सवाल को बढ़ाते हैं, फिलहाल तो जो चीजें अवेलेबल हैं वो लिखते चले जा रहे हैं। भाई समझ आ रही है? ओके नेक्स्ट। ये सारे 15 के कॉलम देने का मकसद शायद सिर्फ और सिर्फ ये था। 7.5 फाइनल डिविडेंड है 15 का, मिला कब? 16 में। उसकी वजह क्या है? अगर हम 16 और 17 की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बना रहे हैं तो हमें फाइनल ऑफ 15 चाहिए और इंटरिम ऑफ 16 चाहिए अपने सवाल के लिए, फिर फाइनल ऑफ 16 और इंटरिम ऑफ 17 चाहिए। तो 1, 2, 3 और 4
तो ये हमारा पहला डिविडेंड आएगा। क्यों? फाइनल कैश है, कैश बाद में देखते हैं। फाइनल ऑफ 15 है तो 16 में आना है। चलो फिर अब आगे बढ़ी गई है बात, तो पढ़ लेते हैं आगे। ये तो फिर एंट्री करनी है, अभी कर आते हैं। 25% राइट इशू हुआ यकम मई को, ठीक है। बोनस हुआ यकम अप्रैल 17 अगले साल। ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर नहीं है? 31 दिसंबर 16 तक कोई और बोनस, कोई और डिविडेंड नहीं आया था। ये डिविडेंड यकम अप्रैल 17 को आ रहा है, तो प्रोबेबली ये 31 दिसंबर 16 वाले साल का ही होगा, ठीक है। फाइनल है, हाँ, फाइनल डिविडेंड फॉर 16, सुभान अल्लाह। नंबर 3। अब 1 2 3 4 ये भी बताते हैं हमें कि 1 और 2 हमेशा इधर ऊपर वाले पोर्शन में आते हैं, ठीक है। मैं जरा पोर्शन अलग कर लूं ताकि बातें फिर सुकून से होती है जी। 1 और 2 इधर, 3 और 4 इधर, ठीक है, सही है ना। तो ये तो नंबर 3 है। आगे फिर राइट इशू हुआ यकम जुलाई को, इस डिविडेंड के बाद हुआ, ठीक है। और फिर एक और बोनस इशू हुआ यकम सितंबर 17 पे एज इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम 17 में इंटरिम है तो 17 का ही होगा, तो नंबर 4 इसके साथ लग गया, ठीक है। इसका मतलब पहले साल में सिर्फ एक डिविडेंड है, सही है, और दूसरे साल में 2 डिविडेंड है। करें शुरू फिर कहानी। चले, ये 7.5 फाइनल डिविडेंड ऑफ 16 है, और कौन सा है? कैश नहीं, 15, सॉरी। फाइनल डिविडेंड ऑफ 15 है इन 16, और है कौन सा? कैश है। कौन सा? कैश। कितने % है जी? हमें वही नजर आ रहा है, यहां तक नजर आ रहा है नहीं ना? तो यार फिर सवाल में मैं एक चीज, मैं ये थोड़ी दिखा रहा हूँ कैश लिखा हुआ है, यहां तक पूरी बात दिखानी होती है, ठीक है। ओके, तो 7.5% लेटेस्ट शेयर कैपिटल बैलेंस पे लगाएंगे। लेटेस्ट शेयर कैपिटल बैलेंस कितना है? 1600। तो 1600 का 7.5% आंसर 120। कैश डिविडेंड है तो कैश डिविडेंड की एंट्री भूल गई मुझे। डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल आपको याद है माशाल्लाह, लेकिन डिविडेंड कहाँ डेबिट करूं? अर्निंग्स में, ठीक है। तो कितना? 120 से डिविडेंड डेबिट रिटेन अर्निंग्स में, और डिविडेंड पेएबल बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में क्रेडिट। ठीक हो गया? सही है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अच्छा अब ऐसा है, ये जो राइट इश्यूज है ना, राइट इश्यूज, इनको भी अब ध्यान से देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब ये बोनस इश्यू होना है यकम अप्रैल 17 को, तो फिर ये वाले शेयर्स तो शामिल होंगे ही ना, और सही है। तो चलो अब राइट इश्यू की बात कर लेते हैं। एक राइट इश्यू हुआ है यकम मई 16 को, इधर आएगा, ठीक है। और दूसरा राइट इश्यू हुआ है यकम जुलाई 17 को, ठीक हो गया। चलो अब 1 बाय 1 शुरू करते हैं। ध्यान सिर्फ ये रखना है हमने कि जो हमारा 17 का साल ना, गड़बड़ उसमें ज्यादा है, क्योंकि 17 ये तो 16 में हो गया, ठीक है। 16 में शुरू में ही फरवरी में, मार्च में ये 7.5 का डिविडेंड मिल गया होगा। तो फिर उन्होंने बड़े क्लियरली मई का नाम इसलिए लिखा हुआ है कि 4 महीने गुजर चुके हैं पिछले साल को एंड हुए, तो 7.5 का डिविडेंड तो पहले ही बढ़ चुका होगा ना, तो ये राइट इशू तो पहले साल में आ जाएगा। चलो इसको भड़का देते हैं, ठीक है, मुश्किल नहीं है ना 16 का साल। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा जी? राइट इशू। और इसके लिए हमने आज पहली वर्किंग ये कर लेनी है राइट इशू की। तो कहाँ कर लें वर्किंग? उधर ही कर लेते हैं असल में। चलें, इतनी कौन सी वर्किंग हो जानी है, वो डेप्रिसिएशन वाली, वो जो 0.4 छोड़ा हुआ है वो भी यहाँ पे आ ही जाएगी इंशाल्लाह। तो वर्किंग 1, राइट इशू। स्टेप 1 में नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू। अभी तो देखो, अगर यहां पर कोई शेयर्स आ जाते ना, तो वो ऐड होकर
हम नंबर ऑफ शेयर निकालते, लेकिन वो लकीली कैश डिविडेंड था, बोनस नहीं था, मुफ्त में शेयर्स नहीं बांटे थे। तो 1600 रुपए, रुपीज 1600 मिलियन। और हर शेयर कितने रुपए का है जी? सवाल ने कहा फेस वैल्यू 10 रुपए है, और शेयर कैपिटल के अकाउंट में तो फेस वैल्यू ही हो सकती है 10 रुपए। तो डिवाइडेड बाय ₹10 जब हमने किया तो 160 मिलियन शेयर्स। दूसरा स्टेप हम क्या करते थे जी? नंबर ऑफ राइट यानी न्यू, नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने हैं? तो भाई 160 मिलियन शेयर्स को हम करते थे जी परसेंटेज से मल्टीप्लाई, तो 25% राइट शेयर्स वर इशूड वो कह रहे हैं, तो 25%, तो कितने शेयर्स आ गए? 40 मिलियन शेयर्स। और तीसरे स्टेप में हम क्या करते थे जी? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री होती थी कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। हाँ जी, शेयर कितने का हमने बेचा है? 18 रुपए का। तो 10 रुपए शेयर कैपिटल में, 8 रुपए शेयर प्रीमियम में। तो कैश कितना आया? 10 रुपए, सॉरी 18 रुपए। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 10, बाकी शेयर प्रीमियम में। नंबर ऑफ शेयर्स हम निकाल चुके, 40 40 40। कैश 400, पूरा 400। ये काम सबने सही किया होगा, इसके भी नंबर हैं भाई, ठीक है। तो ये हमारी वर्किंग 1 हो गई जी। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट? 400 से, और शेयर प्रीमियम 320 से। ठीक हो गया, चलें आगे। यानी कहने का मकसद ये है कि इस पूरे कॉलम के अंदर सिर्फ एक चीज काम की थी, बाकी सब इग्नोर करना था। ध्यान करते हैं इस चीज का, ठीक है। अच्छा ओके जी, ये हो गया ठीक। अब आगे आए, अब इधर देखो, ये हमारा 17 का साल है, 1 जनवरी 17 से 31 दिसंबर 17 तक। वो कह रहे हैं जी 1 अप्रैल को एक बोनस इश्यू हुआ है यहां पे। फिर उसके बाद अगली लाइन में कह रहे हैं 1 जुलाई को एक राइट इशू हुआ है, और फिर 1 सितंबर को, बड़ी तरतीब से उन्होंने डेट लिख लिख के बताई होती है सवाल में। ये तो डेट्स ना भी लिखे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। मैंने जो आपको तैयारी कराई थी ना, वो बिना डेट वाले सवाल की कराई थी कि फाइनल ऑफ 16 होगा ना, तो वो पहले 2-3 महीनों में आ जाएगा नजर। डेट्स अगर ना दी हो तो डेट दे दी हुई है। इंटरिम ऑफ 17 होगा ना, तो वो जुलाई अगस्त में 2 महीने में आ जाएगा। मैंने तैयारी आपको करवाई हुई थी डेट के बगैर वाले सवाल की, इसमें तो डेट्स बता दी है, तो सुकून ही सुकून है जी। फिर बोनस है, सर्फ एक्सेल नहीं है, दोनों बोनस है। लेकिन ये फाइनल ऑफ 16 था और ये इंटरिम ऑफ 17 था, ठीक है जी। लेकिन दरमियान में राइट इशू भी है, इसलिए फाइनल ऑफ 16 की एंट्री करके फिर राइट इशू की एंट्री करना, फिर इंटरिम ऑफ 17 की एंट्री करना, ये 17 वाले साल के अंदर है, ठीक है। तो ये तरतीब हमारी कुछ बन रही है। फाइनल डिविडेंड ऑफ 16, उसके बाद राइट इशू वर्किंग 2 कर लेंगे इसके लिए, उसके बाद इंटरिम डिविडेंड ऑफ 17 हैं, दोनों ही बोनस, ठीक है। तो करें शुरू। जे भाई तुहाडी मुछन वाटा आ गया तो करिए शुरू। अच्छा, अब बोनस इशू ऑफ 10% वाज मेड। बैलेंस चाहिए,
मैं तो कहता हूँ कोई जरूरत नहीं है बाकी सवाल को खत्म करने की, ठीक है, सिर्फ ये तो कर सकते हैं 16 जमा 4 और तो कुछ भी नहीं हुआ था। ये 2000 रुपए का शेयर कैपिटल मौजूद है, ठीक है। बस इस शेयर कैपिटल के ऊपर ही आपने रेट लगा देना है 10% जी। 200 की एंट्री बोलो। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट। आप कहोगे जी शेयर प्रीमियम से कर लें, मैं कहूंगा रहने दो यार, कोई बात नहीं। जब आईकेएफ ने कहा ही है कि दोनों तरफ से नंबर एक जैसे हैं तो फिर एक ही चीज ध्यान में रखते हैं, अनलेस के सवाल खुद कह देता, सवाल ने खुद नहीं कहा तो चिल करो, अपनी पुरानी एंट्री करो। तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, वैसे ये अच्छी कॉर्पोरेट प्रैक्टिस है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है, अगर वो पर्चे के लिए सिंपल रखने जरा बात को, ठीक है। फिलहाल इसका नहीं पता मुझे, तो वो निकल आएगा बाद में जी। तो ये कहना चाह रहा हूं कि भैया आपको एक देखो, मैं भूल गया कि एरर हुआ है, हालांकि वैसे मैं आगे सेट में सवाल खुद करवाता ना पहले टेस्ट से पहले, तो पहले पता क्या करता, पहले मैं कहता चलो यार ये गलती होगी, पहले इसको सही करते हैं। वो गलती सही करने के असरात प्रॉफिट में डाल के वो पहले लिखता, फिर बाकी सवाल करता। लेकिन मैंने आपको इस तरह सवाल क्यों करवाया, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि आपको नहीं आई सेट वाली बात की समझ आई, तो देखो तो सही यार कितने को नंबर फिर भी मिल गए, ठीक है ना। तो सवाल को छोड़ना कभी नहीं है, फाइट तो देनी ही देनी है उस सवाल को, ठीक है, और नंबर मिलेंगे उसमें से इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, तो 2000 का 10%, 200 एंट्री, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, रिटेन्ड अर्निंग्स डिविडेंड डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो डिविडेंड को डेबिट किया रिटेन्ड अर्निंग्स। अब राइट इश्यू के ऊपर पहुंचे, तो राइट इश्यू में उन्होंने कहा यार टेंशन नहीं लेनी इस दफा, तुमने जरा एडजस्टमेंट पढ़ लो। हाँ जी, टेंशन नहीं लेनी है आपने जो राइट इश्यू की वर्किंग में इतने पलाल को करने की जरूरत नहीं है। आप पहले नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इश्यू निकालो, निकले पड़े खैर, और डिवाइड करना है 10 से, फिर आप नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकालो। छोड़ो क्या टेंशन लेते हो, इधर देखो 50 मिलियन शेयर्स हमने इश्यू किए हैं, बस कितने के किए हैं, 15 रुपए पर शेयर किए हैं। तो सीधे ही हम डायरेक्ट स्टेप 3 पे आए, इधर देखो, क्योंकि मुझे क्या चाहिए होता है, जितने पर इशू किया शेयर और जितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए, ये दोनों चीजें ही मौजूद है मेरे पास। कैसे, कितने का एक शेयर बेचा, 15 का, इसमें से 10 रुपए शेयर कैपिटल में, 5 रुपए शेयर प्रीमियम में। उसके बाद अगला स्टेप होता था नंबर ऑफ शेयर्स, वो पता है जी 50 मिलियन, 50 मिलियन और 50 जी बोलो 750, 500 और 250। ये वर्किंग दोबारा क्यों आ गई है, वर्किंग 2 है ये। सर इतनी को टेंशन तो ले लें, आपने कहा बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, तो आपने वर्किंग 1 को फिर वर्किंग 2 को वर्किंग 1 लिख दिया, नहीं थोड़ी टेंशन तो लें। अच्छा जी, एंट्री कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से, 500 से, शेयर प्रीमियम 250 से क्रेडिट। डन जी बेटा, वो आपको समझाने के लिए किया बेटा, वो रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट ये डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो। मैं तो सिखा रहा हूँ ना, तो मेरे जैसे भी बैठे होते हैं क्लास में, वो सबके लिए सिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा चलें जी आगे। अब आ रही है बात बोनस की, सर्फ एक्सेल नहीं, बोनस, बोनस। ये देखना शेयर कैपिटल कितना है। अच्छा पहले देखो परसेंटेज है, हाँ 15% है, 15% बोनस इशू हुआ है, लेकिन शेयर कैपिटल में बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। 2000 भी पड़ा है, 200 भी पड़ा है, 500 भी पड़ा है, तो इन सब के ऊपर लगाओ 15%, ठीक है जी। 405 जी 405 बोनस शेयर है, एंट्री बोलो, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। डन एंड डन। अब बस रह क्या गया फिर, 0.2 ही रह गया अब हमारा। क्या ख्याल है, चलें जी अब 0.2 कर लेते हैं। 0.2 जरा पढ़ें आप, पढ़ के ना मुझे
रेक्टिफाइंग एंट्री कर दें 14, 15 और 16 की, क्योंकि ये करेक्शन ऑफ एरर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जल्दी करें। उसी तरह से 4 साल की टाइमलाइन बनाएं और 4 साल की एंट्रीज हो, उनके साथ एक छोटी सी वर्किंग भी हो। जल्दी करें शाबाश, सब बच्चे करें। आमिर भाई ये नजर तो मुश्किल से आ रहा होगा बच्चों को, पहले बताया करें ना, आप तो मैंने बहुत कुछ लिख दिया इसमें। अच्छा सही है, करते हैं इसका कुछ। हाँ नोट्स हैं। अच्छा जी, मिलके करें आप। आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी ये बनाने के बाद ये पता चला है, ठीक है ना, और ये ना भी कहे ना, तो आइए सेट के टॉपिक में हमेशा यही अज्यूम करेंगे कि जो गलती बता रहा है ना, वो गलती इस साल के अंदर भी हुई है। अव्वल तो वो ऐसे बता दिया करेगा। देखे ना, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्राफ्ट ही सही बन चुकी हैं, तो जो गड़बड़ पहले नहीं पता थी, गलती पहले नहीं पता थी, वो फिर होती चली गई, वो एंड तक हुई पड़ी है। बात समझ रहे ना? तो पहली बात तो उसने ये बता दिया कि आफ्टर
प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट, ये पता लगा है, मतलब ये वाली गलती इस साल भी हो गई है। मैं तो ये कह रहा हूं ये बात ना भी लिखे IS8 के टॉपिक के अंदर, आपने हमेशा यही अज्यूम करना है कि जो गड़बड़ उसने बताई हुई है वो इस साल की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो कर चुका है, हम उस साल को भी सही करेंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, तो बहरहाल इस साल में जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद पता लगा कि डेप्रिसिएशन है एक प्लांट की जो 700 का था, 25% रिड्यूसिंग बैलेंस से उसको डेप्रिसिएट करना था। उसकी मैन्युफैक्चरिंग 1 जुलाई को स्टार्ट हुई, यानी कि कमर्शियल प्रोडक्शन उसने 1 जुलाई को स्टार्ट की, तो उसकी डेप्रिसिएशन भी उसी दिन से स्टार्ट हुई है। हालांकि प्लांट 1 फरवरी 14 से अवेलेबल फॉर यूज था, तो मतलब उन्होंने 6 महीने डेप्रिसिएट किया, करना था 11 महीने, तो गलती तो हो गई ना। अब मसला ये है कि मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो ये गलती फिर एक साल पे नहीं रुकी, ये 14, 15, 16, 17 तीनों चारों सालों के अंदर ये गलती डेप्रिसिएशन की होती चली जाएगी। ठीक है, तो चलो पहले वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग 3 हमारी होगी यहाँ पे ना, पहले मैं वो कर लेता हूँ वर्किंग 3 में 4 साल बना लेता हूँ, तो उसकी एंट्री 4 साल अगर यहाँ बन जाए, चलो गुजारा हो जाएगा। एंट्री करनी है ना, छोटी छोटी एंट्रीज कर लेंगे। ओके, अच्छा जी, वर्किंग 3.1 कह लो या वर्किंग 4 कह लो इसको, ये देख लें जरा आप ध्यान से, किस दिन हमने एसेट को खरीद, समझो आ गया था हमारे पास एसेट, आ गया समझो, यानी अवेलेबल फॉर यूज किस दिन है? 1 फरवरी 14 पे। कॉस्ट कितनी थी इसकी? 700। अच्छा अब इधर देखो जरा, अब पहले ओरिजिनल कर लेते हैं, फिर रॉन्ग निकाल लेंगे। ठीक है, हम पहले ओरिजिनल वर्किंग कर लेते हैं कि हमने क्या करना चाहिए था हमें। ठीक है ना, तो ये मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूं, ये ओरिजिनल यानी करेक्ट। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ फिर। 31 दिसंबर ईयर एंड है, तो 31 दिसंबर 14 पर डेप्रिसिएशन 700, 25%, 11/12 कितना? 160 कर राउंड कर लेते हैं। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन होगी, फिर बुक वैल्यू 540 आएगी, फिर 31 दिसंबर 15 की डेप्रिसिएशन के लिए 540 इंटू 25%, 135, बकाया 405 बच गया। फिर 31 दिसंबर 16 की डेप्रिसिएशन में 405 को पकड़ लेंगे, कितना? 101, बुक वैल्यू 304। फिर जनाबे वाला 31 दिसंबर 17 पर 304 को पकड़ लेंगे, 76, 228। ठीक है जी, ये क्या है जी? करेक्ट ओरिजिनल। ये होना चाहिए था, जरा देख लें, समझ में आती है बात? ये क्यों होना चाहिए था? क्योंकि अवेलेबल फॉर यूज 1 फरवरी को जब हमारा ये प्लांट हो गया था, तो डेप्रिसिएशन भी 1 फरवरी 14 से शुरू करनी थी, कर दी हमने। नहीं, आपकी कंफ्यूजन बहुत फजूल है। देखें, वो कह रहा है इट वॉज डिस्कवर्ड दैट प्लांट कॉस्टिंग चार्ज ऑप्शन at 25% reducing balance from date of commencement of manufacturing। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की नहीं होती कभी भी, इंस्टॉलेशन प्लांट की होती है। समझ आई है ना? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट करता है। और भाई ये बात तो कई बार इंट्रो से चलती हुई आ रही है कि 3 डेट्स पॉसिबल है। और भाई साहब इधर बात सुनो, क्या जरूरी बात है तुम्हारी उसके साथ जी? इधर देखो, 3 डेट्स पॉसिबल ही आती हैं सवाल के अंदर। एसेट आया,
एसेट रेडी टू यूज हुआ और एसेट एक्चुअली यूज हुआ। ना एसेट के आने पर डेप्शन स्टार्ट होती है, ना एसेट के एक्चुअली यूज होने पर होती है, बल्कि अवेलेबल फॉर यूज जिस दिन हो जाए उस दिन से डेप्शन स्टार्ट करनी होती है। ठीक है, तो चवल आप मार के थे, गलत ना करो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में। ठीक है भाई, ये होना चाहिए था। अब हुआ क्या, वरॉन्ग क्या हुआ देखो। वरॉन्ग 700 कॉस्ट पे तो कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन इधर देखना, जरा इधर देखना, 700 को 25% जब किया तो इन लोगों ने इसको डेप्रिशिएट करना शुरू किया। इन लोगों ने यकम जुलाई 14 से डेप्रिशिएट करना शुरू किया। इन लोगों ने गलत किया ना? ओके जी, 88 तो बुक वैल्यू 612। अब डेप्शन चार्ज होनी चाहिए थी 160, हुई है 88, तो मजीद चार्ज करनी पड़ेगी। चलो, लेकिन अब सारी वर्किंग कर ही लेते हैं एक ही बार, डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब अगले साल में चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था तो ये 612 अब आ गया इनके पास। 612 का 25% बोलो 150, तो पहले साल में कम हुई तो अगले साल में ज्यादा हो गई, वो शायद उल्टानी पड़ जाए। बहरहाल देखते हैं, इम्पैक्ट तो बाद में निकालेंगे। 153 459 तीसरे साल में, अब ये 459 यूज हुआ 25%, 115 आ गया। बुक वैल्यू 344, तो आखिरी साल ये जो हमारा चल रहा है इसमें 344 पे 25% उन्होंने लगा दिया होगा। 86, वैसे तो बुक वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है आगे, बहरहाल चलो 258। डेप्रीसिएशन इम्पैक्ट। हाँ भाई, ये देखो, ओरिजिनल से रॉन्ग पे लाना है, यानी ये होना था, ये हो गया, ऐसा ही है ना। अब 160 डेप्शन होनी चाहिए थी, 88 हुई, डेप्शन कम हुई, कितना कम हुई, कितना 72 से डेप्रीसिएशन को बढ़ाओ, बस ऐसे ही बढ़ाओ ना, वर्किंग है हमारी, वहां एंट्री कर लेंगे। 72 से डेप्शन को बढ़ाओ, हाँ भी बढ़ाओ। डेप्शन बढ़ाने की एंट्री क्या होती है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट 2014, 15, 16, 17, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन की बजाय मैंने कहा था प्लांट को ही क्रेडिट कर दो। ठीक है, कितने से? 72 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट प्लांट क्रेडिट, डन, बढ़ा लिया हमने डेप्शन को। ठीक है, आगे बढ़ो। माना ऐसा सवाल नहीं था, लेकिन इस जैसा चेंजिंग पॉलिसी भी तो इस जैसा ही था, तो थोड़ा सा दिमाग ही लगाना था। बहरहाल ये मैंने IAS 8 में सवाल कराना था, मैं कहा चलो टेस्ट के बाद करा दूंगा। ठीक है, अब देख लो ना कितना कुछ, सिर्फ 2 फिगर्स अभी रहती हैं बस जो निकलनी है, बाकी तो सब कुछ हमने सवाल में कर लिया, नंबर तो सारे ले चुके हैं IAS 1 से। ओके, तो मिक्सचर तो ऐसा ही होता है बस। चले, हाँ मैंने कहा था आपको कल, शायद ज्यादती में तब करता जब मैं करेक्शन ऑफ एरर का नोट मांग लेता। नहीं मांगा भाई, वो मैंने बनवाना है अभी आपसे। ठीक है जी, आगे बढ़े। 135 की डेप्शन होनी चाहिए थी, दूसरे साल में 153 हो गई। 18 से ज्यादा है तो रिवर्स करो, कम करो। अब डेप्शन चार्ज करने की एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट, और रिवर्स करने की एंट्री होगी एक्यूमुलेटेड डेप्शन या प्लांट डेबिट और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। कितने से? 18 से। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ो। 101 की डेप्शन होनी चाहिए थी, 115 की हो गई। 14 रुपए से ज्यादा है तो फिर आगे अब हर साल रिवर्स ही होनी, क्योंकि पहले साल में ज्यादा चार्ज कर गए थे ना हम, ज्यादा चार्ज हमने करनी थी ना। ठीक है, तो उन्होंने कम की थी, तो फिर बुक वैल्यू ज्यादा बढ़ने की वजह से अगले सालों की डेप्शन उनकी ज्यादा आती रही, हमारी अगले सालों की कम है। बहरहाल फिर 14 से रिवर्सल है, तो प्लांट डेबिट और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 14 से, अभी 17 का साल भी रहता है, और 76 चार्ज होनी चाहिए थी 76 होनी चाहिए थी, 86 चार्ज हो गई, तो
10 से ज्यादा है तो रिवर्स करो। समझ आ गई सबको? तो प्लान डेबिट रिवर्सल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कम कर लो 10 रुपए। ठीक है जी। लो भाई, अब डायरेक्ट काम करना है। बैलेंस शीट हमने बनानी नहीं कि प्लांट वाले इंपैक्ट को पकड़े, हमें तो चाहिए सिर्फ एक्सपेंस या इनकम का इंपैक्ट। तो यहां पे एक्सपेंस है हमारे पास, वो भी कौन सा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, 17 वाले साल की गलती 17 में सही हो जाएगी, 16 वाले साल की गलती 16 में सही हो जाएगी, उससे पहले जितने मर्जी साल हों वो। ठीक है, तो इसीलिए ये जगह छोड़ी थी, इसी दिन के लिए। तो यहां पर हमने ओपनिंग को दोबारा लिखा, ओपनिंग बैलेंस 31 दिसंबर 15 लिखा हुआ है आपने, तो फिर वही लिख लो। जब में 16 लिखा तो फिर वही लिख लो, फर्क कोई नहीं। ठीक है, कर लो गल पैंट, तुसी कर लो। अच्छा पैंट, ठीक है। ये देखो भाई, ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स थी ये 1850, इनको हम ले आएंगे। अच्छा, गलत चीज को बोल, वो 1430 है, पक्की बात है। ये 1430 यहां पर आ गया, यहां पर आ गया। अब ये जरा रिपीट कर दो फिर। 1600 0 1850 0, सिर्फ इसमें चेंज आनी क्योंकि प्रॉफिट हिट हो रहे हैं। ओके, चलो अब शुरू करते हैं काम को, कार्रवाई शुरू करते हैं जी। ठीक है, एडजस्टमेंट ब्लू से हम पास करते हैं। ठीक है, करें शुरू। 17 के साल में एक्सपेंस क्या हो रहा है? कम। एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ाएगा। कौन से साल के प्रॉफिट को? अब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो सिर्फ उसी साल को देखते हैं जिस साल में खड़े होते हैं। ठीक है ना, यही समझाया था ना, बैलेंस शीट तो नहीं बना रहे। अब बात समझ रहे हो? तो कोई मसला है यार? क्या मोबाइल नीचे पड़ा है तुम्हारा? किधर है मोबाइल तुम्हारा? और सामने रखा हुआ है। अच्छा, क्या तबीयत सही है तुम्हारी? अच्छा, ये सही करूं? अच्छा सुनो, एक्सपेंस 10 रुपए से कम हुआ, 17 के साल का एक्सपेंस कम हुआ तो 17 के साल में प्रॉफिट 10 से बढ़ जाएगा। तो 10 रुपए से 17 का प्रॉफिट बढ़ा लो। 17 के साल की गलती सही, 16 के साल में आए, 16 के साल की गलती 16 के साल में सही करो। और एक्सपेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है 14 रुपए से। एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ाएगा। 16 का प्रॉफिट कहां पड़ा है? ये पड़ा है, तो जमा 14। ठीक हो गया। उसके बाद आए हम आगे। ठीक है, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट जो है उसके अंदर 2 साल आ रहे हैं तो ब्रैकेट में वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, रिलैक्स हो। एक्सपेंस 72 से बढ़ गया। एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को, प्रॉफिट का कम होना माइनस के साथ 72 ही है ना। अगले साल आए, ओ एक्सपेंस तो कम हो रहा है, अगले साल में एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ाएगा। और वो अगला साल भी उधर ही है। ठीक है, तो प्रॉफिट का बढ़ना पॉजिटिव 18। अब नेट में क्या आ रहा है? माइनस। नेट में माइनस है तो 54 माइनस यहां पे लिख दो, और यहां पे हम लिख देंगे प्रायर ईयर एडजस्टमेंट। अब चेंज इन पॉलिसी की वजह से भी यही लिखा था, आज एरर की वजह से भी यही लिख लिया, इसीलिए जनरल सी बात हमने पक्की बना ली हुई है। चलो भाई बताओ भाई, 13। लेकिन एक मसला होगा, वो मसला ये है कि सरताज ने चल पड़ना है, फटाफट यहां लिख दो रीस्टेटेड, क्योंकि सरताज के पास तो ये 1430 पहुंचा हुआ है। ये 1430 15 वाले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है जो कि ऑडिटेड है, और सही है ना, तो फौरन रीस्टेटेड लिखा आपने। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद भाई और क्या हुआ? हाँ, ये नेट प्रॉफिट अब चेंज हो गया 332। सही तरह से बोल दो ना, 330। ऐसे बता मसला क्या है इनको बेचारों को। अच्छा सुनो, 332 देखते हुए भी सरताज की तलवार अभी हाथ में ही है। क्यों? क्योंकि वो 318 देख रहा है। शुक्र है बानो भी थी, तो यहां पे रीस्टेटेड लिख दिया। ठीक हो गया जी।
और अब भाई सवाल मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है। कितना? 1637। अब ये 1637 के साथ भी आपको लिखना पड़ेगा रीस्टेटेड, क्योंकि 16 के साल की भी ऑडिट होकर उसके पास पहुंच चुकी हुई है। ठीक है, उसने यहाँ बैलेंस दिया, उसके पास तो पड़ी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी बार तो हम ये नोट कर रहे हैं कि अगर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाए ना तो रीस्टेटेड 3 बार आता है, मैक्सिमम 3 बार। देखो मिसाल के तौर पे अगर सिर्फ 2 साल की गलती होती 16 और 17 की, तो फिर ये ओपनिंग 2 बार ना आता, ओपनिंग सही होता, सिर्फ यहाँ पे हम रीस्टेटेड लिखते इस प्रॉफिट के साथ और इसके साथ। तो ठीक है, 2 दफा लिखते। इस साल की गलती के साथ तो वैसे ही रीस्टेटेड नहीं लिखते हम। क्यों? बोलो क्यों? ये तो अभी हमारे पास ही पड़े हैं, ड्राफ्ट है, तो ये किसी के साथ उसने मैच करके नहीं देखना। 60 बनता है भाई, ਤੁਹਾਡਾ 70 कितना बन गया पता नहीं। अजीब लोग बैठे हुए। अच्छा, दवाई नहीं ना ली बेचारे ने। कल तो आओगे ना? तुम ऐसे नहीं, तुम ऐसे में छोड़ के नहीं जा सकते। अच्छा, फिर पहले साल में कोई ट्रांसफर नहीं आई थी तो ये 1850 ही आ गया, और ये पहले साल में 101 है। तो अल्लाह ने फौरन मुझसे बदला लिया, मतलब अल्लाह ने फौरन मुझसे सबक सिखाया। इस पे ऐसा था ना यार, कीड़ा किधर गया, ये की में 670 660 है, फौरन मैंने यहाँ पे 111 लिख के गलती की। तो आगे बढ़े। अच्छा जी, उसके बाद हाँ भाई 3105 3105 570 हाँ 1580 1962। अच्छा, इस पे थोड़ी सी बहस फिर किसी वक्त कर लेंगे, मैं इस पे थोड़ा सा देख लेता हूँ। सवाल ने कुछ ट्रांसफर नहीं कराया, रीवैल्यूएशन का जिक्र भी कोई नहीं हो रहा, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कैसे ये वाली बात अज्यूम करूं। मैंने आपके साथ जी बेटा 16 की हुई है, नहीं 16 की रीवैल्यूएशन हुई थी और 16 में 49 ट्रांसफर भी हुआ है। अब 17 के अंदर अगर होता तो बेटा यहाँ पर उसने डाटा लिखा तो हुआ है। कहाँ से वहां से? नहीं 25% किसको? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम 25% लगाएं और इस पहली गलती भी करें और फिर सही भी करें? ना तो उसने ये लिखा हुआ कि मैंने गलत को चार्ज किया, ना ही ये लिखा हुआ है कि इसको रिवर्स किया। 650 तो प्रॉफिट है ना बेटा, किसको लेस करें? नहीं, लॉस में ये कह रहा हूं कि मैं ये बात आपके साथ कर रहा था, मैं ये कर रहा था कि ये अज्यूम कर सकता हूं, लेकिन फिर मैं आपको ये भी कह रहा हूं ना कि सवाल में कहीं पे कोई इशारा दिया ही नहीं हुआ, तो मैं ये सारी बात कैसे अज्यूम कर लूं? मेरा दिल नहीं मानता इसको। तो फिलहाल तो मैं इसको 101 पे ही छोड़ रहा हूं, लेकिन चलें मैं इसके ऊपर थोड़ी सी और रिसर्च भी कर लूंगा। लेकिन मेरा मानना ये है, अगर सवाल ने 49 नहीं बताया, मजीद ट्रांसफर होना है, डाटा नहीं ना दिया, तो खुद को किसी मुसीबत में डालने की बजाय हम बस ठीक है इसको 0 ही अज्यूम कर लेते हैं। अब पता नहीं क्या वजह रही होगी, या फिर मैं सोचूंगा कोई मेरे जहन को, लॉजिक को एक्सेप्ट मेरे जहन ने की, तो फिर मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा कैसा लगा ये सवाल? वैसे ये ICAP का पास पेपर है FAR2 का, और कोई इतना पुराना नहीं है, मेरे ख्याल में कोई 2 साल पहले आया हुआ है। तो जी बेटा, टोटल नहीं किया? कोई टोटल नहीं किया? टोटल कॉलम घर पे बनाना ना, आप कुछ तो खुद भी करो जी। आना चाहिए, कोई बात नहीं, काम चलेगा। इसको मैं यूं लिख, इसका मैं हल ये निकालता हूं कि ये लिख लिया बेटा, प्लीज ये लिख लिया नेट प्रॉफिट, काम चला लिया। अब आगे चूंकि सरप्लस भी आ रहा है तो इसको काट के यहाँ पे लिख देता हूं टोटल कंप्रीहेंसिव। यार बातें क्यों कर रहे हो यार आप लोग? टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। अच्छा, किसी ने नहीं लिखा नेट प्रॉफिट, किसने सवाल पूछा?
नेट प्रॉफिट ही लिखा हुआ है ना, तो बहरहाल कोई नहीं, एड्डी गलती भी कोई नहीं, काम चल जाएगा। लेकिन ये तरीका है बाद में, क्योंकि नेट प्रॉफिट मेरा लिखना उस आज जरूरी था, इस वजह से कि मैं प्रॉफिट की एडजस्टमेंट सिखा रहा था ना, कि ये प्रॉफिट यहाँ पे सही करना है। तो मैं उस वक्त टीसीआई लिख देता ना तो आप परेशान होते, तो इसलिए मैंने नेट प्रॉफिट का लफ्ज ही लिखा, प्रॉफिट एडजस्ट हो गए। अब हम एकदम से एंड पे ख्याल है ओहो टोटल कंपनी होना चाहिए था, तो कार्ड की टोटल कंपनी इनकम लिख दिया, लेकिन एडजस्टमेंट सिर्फ प्रॉफिट की ही है, ठीक है ना, ये इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं। क्लियर है ये बात? जी बेटा, करते हैं कि जो चीज हमें नहीं बताई वो सही हुई है। जैसे आप कह के लॉस आया तो वो क्या पता नहीं लॉस मैंने कहा है ना, यानी कि हमने अज्यूम किया लॉस आया तो उसमें नेट प्रॉफिट में पहले ही यानी कि हमें करके लॉस का सब कुछ करके नेट मैं इस पे सोचूंगा थोड़ा सा, अभी तक मेरा दिल इसको नहीं मान रहा, अभी तक यही सोल्यूशन है, ठीक है। हाँ भाई, इधर कोने वालों में से किसी ने तस्वीर खिंचवानी है तो जल्दी बताएं, 10 रुपए लगेंगे। ऑनलाइन वाले को बताइए, 5 में कहा, 5 में बचे क्या? ऑनलाइन 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 लाइट ऑफ कर देते हैं ऑन, बच्चों को तो सीधो खेल लेते, फाइजिकल वालों को तो खेल आए तो गा दिए सवाल, मिटा दे यार, सिर्फ ये बोर्ड साफ कर दो और सवाल तक साफ करना, ठीक है ना, आगे कुछ भी साफ नहीं करना। अभी कुछ बच्चे फोटोग्राफी कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, भाई आज का सवाल आपको इंशाल्लाह हैंडआउट में मिल जाएगा। और वो सवाल है आई कैप का क्वेश्चन बैंक। अभी तक हैंडआउट के अंदर ही आपको चैप्टर मिलता रहेगा, आपको पता है बस। ये मोहानी मैन्युफैक्चरिंग आपके सामने है। ये आपको जब बुक मिलेगी तो उसमें क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपके सामने, लेकिन फिलहाल तो आपको मैं लेक्चर नोट्स में ये सवाल दे दूंगा, ठीक है जी। आज भी मैंने करेक्शन ऑफ एरर का नोट नहीं बनवाना, बल्कि इसमें करेक्शन ऑफ एरर हाँ है। अच्छा, इसमें ना आज दोनों चीजें ही हैं, खैर से थोड़ा सा सवाल का लेवल बढ़ाओ, ठीक है। ये इंशाल्लाह अभी हैंडआउट शाम तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी कोशिश करूंगा। भाई आवाज आ रही है आमिर भाई? मुझे ना मेरा हाथ नीचे आ गया था, ये माइक आ रही है आवाज सही? आपने कान में हैंड फ्री तो लगाई नहीं? नहीं नहीं, वैसे तो नहीं 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 नहीं, आप बताएं आवाज आ रही है? ओके जी। अच्छा ये सवाल देखें, रिक्वायरमेंट देखें पहले, रिक्वायरमेंट देखें पहले। Produce an extract showing movement in retained earnings as would appear in the statement of changes in equity for the year ended 31 दिसंबर 15। हाँ जी, सिर्फ स्टेटमेंट इन इक्विटी का रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम मांगा हुआ है बस, ठीक है। अच्छा सवाल पढ़ते हैं। मोहानी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर मोटर कार असेंबलर्स। The audited financial statements for the year ended 31 December 14 disclosed that profit and retained earnings were 21 million and 89 million respectively. The draft financial statements for the year show a profit of 15 million. However, following adjustments are required to be made. एक तो स्टेटमेंट फॉर्म में जब डाटा दिया होगा ना, तो हम उसको बना लिया करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट 1 जैसा, सवाल के फेस पे ही बना लिया करेंगे। आपको समझ आने लग जाए बाद में तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल बना लेते हैं उसको। ये स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन है। देखो 15 के साल वापस चलो, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 के तो ज़हन में लेके आओ। 2003 के साल में हम खड़े थे और 2003 और 2002 की इनकम स्टेटमेंट गिवन थी और 2003, 2002, 2001 की बैलेंस शीट गिवन थी, ठीक है। तो वो बना लेता हूं मैं, जरा अभी सवाल बना रहा हूं, ठीक है। तो जरा सवाल को बेहतर करने के लिए थोड़ा, भाई वो लाइट अब ऑन कर देना फिर, ठीक है, वहां से कर दो। ओके, सवाल को जरा बेहतर कर रहा हूं। यहाँ कोई चमक चुमक तो नहीं पड़ रही है, जगह बदल रहा है भाई तू।
ना वाकई बदल लिया, थोड़ी एडजस्टमेंट किया करो अपनी जगह पे, जो मेरे आसपास जगह भी खाली है जी। ऑनलाइन वालों को नहीं ना पड़ रही चमक, वो मैंने कैमरा वाले भाई से पूछ लिया है, इसलिए आप लोग अपना काम सही करें, उनको मैं उनका बंदोबस्त, क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं, बंदोबस्त कर लेता होता हूँ मैं। अच्छा जी, अब देखें भाई कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ ये डाटा जो स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन है ना, इसको जरा प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 की तरह से बना लें, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें दिया गया था, एक्सट्रैक्ट, ठीक है, और कौन कौन से 2 साल थे? 2002 नहीं, वो 2 साल थे, अब यहाँ पता नहीं कौन से, ये तो पता ही नहीं है, देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स थे, और वो बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स थे जिसमें डाटा हमें 3 साल का गिवन था, कुछ ऐसा था। अब अपने सवाल को देखते हैं, हम किस साल में खड़े हैं? 31 दिसंबर 15 हमारा साल है, ठीक है। तो ये 2015 और 2014 वैसा डाटा बना रहा हूँ बस, ऐसे ही। अभी तो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि ये सवाल भी आपको मैंने होमवर्क में देने हैं, लेकिन सारा कुछ डिस्कस करके फिर कल आके पहले आधे घंटे में ये सवाल करेंगे, यानी कि हम हर सवाल को ना इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 2 दिन में किया करें। एक दिन में आपके साथ डिस्कस किया करूं, आप उसको कोशिश किया करें, अगले दिन में हाफ लेक्चर में वो किया करें, फिर कोई नई कहानी डाला करें, फिर एंड सो ऑन, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह करेक्शन ऑफ एरर का नोट भी कल बनाएंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो, ठीक है। आज नहीं, आज सिर्फ हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बना के आएंगे घर से सुबह, ठीक है। अच्छा, बहरहाल बात हो रही थी क्या, मोहानी मैन्युफैक्चरिंग इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर मोटर कार असेंबलर्स, द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 14। भाई ये तो ऑडिटेड ही होती थी, याद है? ऑडिटेड और ऑडिटेड, और जिस साल में हम खड़े हैं वो ड्राफ्ट, ठीक है ना। बिल्कुल वैसा डाटा बनाऊंगा। मैंने आपको कहा था कि प्रैक्टिस सेट 1 को मत छोड़ना। कितने बच्चों ने जब नोट भी बन गया था तो घर पे कम से कम 3 बार किया था, 3 बार। ये मानने वाले बच्चे बस इतने से ही होते हैं जो बड़ी आसानी से ऐसे पास हो जाते हैं जैसे सीए का पर्चा ही नहीं था, ठीक है। 3 दफा कहा था आपको कि इस सवाल को कर लेना प्रैक्टिस सेट 1 को। जिन्होंने नहीं किया था वो आज जाके पहले उसको 3 बार कर लेना। मैं आपको बता रहा हूं, मैं हर सवाल में उसको रेफर करूंगा, ऐसे सवाल जैसा मर्जी होगा मैं उसको इस जैसा बना लूंगा, ताकि हमें यूं ही लगे कि हम वही एक ही सवाल किए जा रहे हैं, एक ही सवाल किए जा रहे हैं। टॉपिक आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपने नहीं माननी है बात तो फिर ना मानने वाले तो भाई काफी होते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा मसला हो गया है, मुझे ये सारा कुछ दोबारा लिखना पड़ेगा, ऐसे ही ऊपर जरा ज्यादा जगह ही नहीं बची। 2015, 2014, 2013, भाई ये कहीं पे नहीं नोट करेंगे आप। जब लेक्चर नोट्स मिलेंगे ना, अगर हार्ड फॉर्म में लेते हैं तो वहां पे नोट करेंगे, ठीक है। ड्राफ्ट पिक पे नोट कर लेना फिर भाई, ऑडिटेड और ऑडिटेड। प्लीज बातें मत करें, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मान लें, प्लीज मिन्नत है मेरी। अच्छा, द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14 डिस्क्लोज्ड प्रॉफिट कितना 21 एंड रिटेन्ड अर्निंग्स 89। भाई बैलेंस शीट में मुझे सिर्फ फिलहाल क्या गिवन है, रिटेन्ड अर्निंग्स, और यहां पे प्रॉफिट फॉर द ईयर। ओके, क्यों भाई यही बात की हुई है, तो मैं वैसे ही बस टाइम वेस्ट कर रहा हूं आपका। उसके बाद द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर शो अ प्रॉफिट ऑफ 15 मिलियन। सही है। नेक्स्ट, हाउएवर फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अब आगे तो हैं एडजस्टमेंट्स। अब मुझे एक बात बताओ, हमने जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाई थी प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में, 1 को ओपन भी करना पड़ा करेगा हमें बार बार। वैसे तो मेरे पास किताब में मौजूद है, लेकिन मैं आपके लेक्चर नोट्स को ओपन कर रहा हूं, ठीक है। ये देखें जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो हमने इस सवाल से बनाई थी, उसमें अगर आपको याद हो या ना याद हो, मुझे तो याद है, आपने ओपनिंग लिया था इस 120 को। कुछ याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा?
क्योंकि अगर 2003 में खड़े हैं तो आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी 2 साल की बनानी होती है, 2 और 3 की, और स्टार्ट होता है 2 का 1 जनवरी 2002 यानी 31 दिसंबर 2001 से। तो 31 दिसंबर 2001 की क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी तो वही 1 जनवरी 2 की ओपनिंग बनेगी। अब आज हमारे सवाल में हम 15 में खड़े हैं। अब हम ये इतना रेफर करना, इसलिए कह रहा हूं अभी भी मौका है। आइए सेट को मुट्ठी में करना है। प्रैक्टिस सेट 1 को आज 3 बार कर लेना जिन्होंने नहीं किया। ओके, बाद में ना कहना दसिया नहीं। ओके, अब आज हम कहां खड़े हैं? 2015 में। तो 2 साल की चेंजेस इन इक्विटी बननी है, 14 और 15। जो 14 वाली रिटेन्ड स्टेटमेंट इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स है उसमें 1 जनवरी 14 पर ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स हमें चाहिए। अगला काम हम कर लेते होते हैं, ठीक है। 1 जनवरी 14 की रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब है 31 दिसंबर 13। वो तो हमारे पास से है ही नहीं। एक नई चीज आज यहां सीखनी है, ठीक हो गया। इसलिए डाटा ऐसे बनवा रहा था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना, ठीक है। उसके बाद आपको याद है कि ना तो हमने इसको यूज किया था ना ही इसको। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? मैं याद कराता हूं। ये देखें, 120 को सिर्फ उठाया था, उसको 2 बार लिखा था, फिर इसको मैंने यूं करके काट दिया था। मैंने कहा था यार ये यहां से नहीं उठाने, ये अपनी स्टेटमेंट से नहीं इक्विटी से उठाने। तो हमने ये दोनों को तो उठाना ही नहीं होता था, चाहिए हमें ये होता था, ये मिलता था, अपनी करेक्शंस करते थे और वो अगले तो क्लोजिंग्स हमारे पास वैसे ही खुद आते थे। तो आज स्टार्टिंग पॉइंट ही मिसिंग है सवाल का। कैसा फिर? चस आई। ओके, अब ये निकालने का कोई तरीका मुझे कोई बता देना, कसम से दिल जीत ले मेरा, कोई बता दे। रहन दे कोई और कोशिश करे। और यार ये मैंने पढ़ाया अभी हैं, 4 भी कह दो, नहीं पढ़ाया ना भाई। बस सवाल इतना ही है, मुझे बताओ इसका बैलेंस कैसे। हाँ इसी से ही होगा, इससे बाहर नहीं जाना अभी। बोलो, कोई भी तो बता दो, कोई तो दिल जीत लो मेरा। ये कैसे निकालें? एसेट इक्विटी कहाँ है? एसेट इक्विटी, एसेट कहाँ है एसेट? क्यों? अच्छा आप इधर देखो अब सुनो मेरी बात। रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर बनाना आता है आपको कि नहीं आता? अगर मैं रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर बनाऊं और रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर बनाऊं 2014 का, अकाउंटेंट वाला, कौन सा जी? वो जो अकाउंटेंट ने बनाया था, अकाउंटेंट वाला, सही है। तो इसके अंदर 31 दिसंबर 14 का क्लोजिंग 89 मेरे पास मौजूद है। बोलो। 1 जनवरी 14 का ब्रॉड डाउन ही तो मिसिंग है बस। अब पूरे सवाल में ना 2 एडजस्टमेंट है। एक में वो कह रहा है कोई इन्वेंट्री का इशू है, दूसरे में वो कह रहा है कोई एसेट की गलती है। मतलब पूरे सवाल में डिविडेंड नाम की चीज नहीं। यानी डिविडेंड अगर होता तो वो इस तरफ आता ना, लेकिन वो तो 0 है, कहीं पे सवाल में गिवन ही नहीं है। अब मुझे बताओ क्या ओपनिंग पे पहुंच सकते हो? कैसे? वो 14 का प्रॉफिट जो गिवन है, 14 का प्रॉफिट आना है इधर, तो फिर ये क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग 21, हाँ अच्छा 14 ओके सॉरी 21 जी बोलो 60। ये भाई किसको समझ नहीं आएगा 68 कैसे निकला? वो हाथ खड़ा करे, जल्दी करे। इधर देखें, ये वर्किंग हमें लाजमी करना पड़ेगी। ये हमें चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट है। ये नहीं होगा तुम्हारा सवाल नहीं होना स्टेटमेंट इन इक्विटी का। प्रैक्टिस सेट 1 से हमने देखा था सब कुछ ही गिवन था वहां पे। अब ये चाहिए हमें, तो क्या करें यार? ये क्लोजिंग तो गिवन है, 31 दिसंबर 14 का 89 गिवन है, 14 का प्रॉफिट भी गिवन है, डिविडेंड नाम की चीज ही कोई नहीं है। अगले सवालों में देखेंगे डिविडेंड भी डालेंगे सवाल में, फिर वहां पर डिविडेंड भी लिख लिया करेंगे, वो तो बात की बात है, ठीक है ना। तो अभी तो कोई नहीं है डिविडेंड, तो क्लोजिंग ये आ गया, प्रॉफिट ये आ गया, तो फिर बैलेंसिंग है ओपनिंग 68। तो ये 68 सवाल में गिवन नहीं था, ये 68 मैंने निकाला है, ये मेरी वर्किंग नंबर 1 बन गई वहां पर, ठीक है। ओके, अब हमारा सवाल रवा दवा हो सकता है, ठीक है। क्या
भाई हो सकता है तो पता नहीं क्या कुछ हो सकता है, ठीक है, सवाल बताएगा तो हम वही हो सकता लेंगे ना, हो सकता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनेगी अब हमारी, सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम चाहिए, ओपनिंग और क्लोजिंग और क्लोजिंग, बल्कि इतनी ज्यादा एडजस्टमेंट भी नहीं, दो ही है, वही प्रॉफिट में ही बनेगी चेंजेस इन इक्विटी। अब ये घर पे बनानी है ना आपने तो, ठीक है, अभी इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ अगली क्लास के एंड तक, यानी आपकी जब क्लासेस ओवर हो तब तक आपको हैंड आउट पहुंच जाए, इंशाल्लाह पहुंच जाएगा, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15, ये सवाल ने लिखा हुआ है, फॉर द ईयर 31 दिसंबर 15, तो यहां पे क्या लिखोगे 31 दिसंबर 15, यहां पे 31 दिसंबर 14, और यहां पे 1 जनवरी 14, 1 जनवरी 14, और ये फिगर मुझे चाहिए कितनी निकाली, 60, ये चाहिए थी मुझे फिगर, जो नहीं मिल रही थी, ढूंढ निकाली हमने, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, इधर देखो 14 का प्रॉफिट इधर आएगा, प्रॉफिट ऑफ 14 और प्रॉफिट ऑफ 15, सवाल के अंदर गिवन है गलत वाले प्रॉफिट्स, यस, इधर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, देखो कितना सिंपल कर लिया हमने, 21 और 15, 21 और 15, ठीक हो गया। अब इन गलतियों में से जो गलतियां 15 में होंगी वो यहां से ही कर देंगे, जो 14 में होंगी वो यहां से ही कर देंगे, और जो इससे पहले वाली होंगी वो प्रायर ईयर एडजस्टमेंट की यहां पे कर देंगे, ठीक है, और सही हो गया। अब ये तो हो गया फॉर्मेट, बल्कि सवाल ही हो गया तकरीबन, सवाल में साइंस यही थी, ये ओके। अब उसके बाद वो मेहनत जो IAS 1 शुरू करने से पहले करेक्शन ऑफ एरर में मैंने की थी, वो अब यहां पे अपना लेक्चर नोट्स, अपने लेक्चर्स में वो लेक्चर जरूर ओपन करना जिसमें पहले दिन करेक्शन शुरू कराई थी और स्टॉक की डिस्कशन हुई थी और 3 रूल्स लिखवाए थे। रूल 1 लिखवाया था कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन, घर जाके ढूंढना, मैंने लिखवाया था घर जाके ढूंढना, आप भी क्लास में हो बेटा, आप भी, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट, और दूसरी बात मैंने लिखवाई थी कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 ईयर बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ अदर, ठीक है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट है ओपनिंग का उसके ऑपोजिट होता है, ठीक है। अब मैनेजमेंट ऑफ कंपनी हैज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन फ्रॉम FIFO टू EFCO, नाउ दिस इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, गड़बड़, ओह 13 से चलना है, ओह एंट्रीज नहीं करनी। मैंने आपको एक मशवरा भी दिया था, वहां पे एक मशवरा दिया था, आपको याद होगा, क्लोजिंग स्टॉक का जब भी इंपैक्ट आए आपने एंट्री नहीं करनी, प्लस माइनस से काम चलाना है, याद है। तो इधर देखो वर्किंग नंबर 1 हमारी जो होगी उसमें हम इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट निकालेंगे, एडजस्टमेंट 1 का। हमारे पास साल है, ये मैं कल सारा सवाल मैंने करवाना है, ठीक है, ये सारा सवाल कल मैंने करवाना है, बिल्कुल ऐसे ही शुरू से आखिर तक। लेकिन मेरी ये चाहत है कि आप लोग पूरी कोशिश करके, हो सकता है पहले ही कर रहे हैं, ठीक है। अब इधर देखो 31 दिसंबर 13 का स्टॉक जाना क्या है, FIFO से EFCO पर, ठीक है। तो 37 से 35.5 पर गए तो कितने से, 1.5 से क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, ठहर जाना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 13, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 13 कितने से कम हुआ, तो क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से प्रॉफिट भी कम हो गया। आगे बढ़ो, अभी ओपनिंग मत सोचो, हाँ भाई 1.5 से बढ़ गया, बढ़ा नहीं बढ़ा, क्लोजिंग स्टॉक 14 का, एक लाइन छोड़कर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 14 1.5 से बढ़ गया 2.2 से बढ़ गया, तो 14 का प्रॉफिट 2.2 से बढ़ जाएगा।
15 का स्टॉक 4 रुपए से कम हो गया तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 15 अगर 4 से कम होगा तो 15 का प्रॉफिट। यहां तक को मसला? अच्छा यहां तक को मसला। अच्छा अब देखो 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 13 का क्लोजिंग 14 का ओपनिंग बनेगा, सिर्फ साइन बदल दो। 14 का ओपनिंग 15 क्लोजिंग बने, 14 क्लोजिंग 15 का ओपनिंग बनेगा, साइन बदल दो। ये तो आगे जाना है, ये इंपैक्ट निकल आया। साइन इसलिए कि क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना प्रॉफिट को बढ़ाता है ना, तो ओपनिंग स्टॉक का बढ़ना प्रॉफिट को कम करता है। ओ इतना नहीं सोचना जिंदगी में, क्लोजिंग ही याद रखना है बस, ओपनिंग का ऑपोजिट। ठीक है, ये कल रूल दोबारा लिखवाऊंगा। प्लस इसी इंपैक्ट वाली वर्किंग में ना ये डेप्रिसिएशन की छोटी सी गलती है, इसको भी कर लेना। अब यहां से निकलेगा आपका इंपैक्ट 3 साल का। 15 वाले इंपैक्ट को 15 में सही करोगे, 16 में प्रॉफिट नेट में बढ़ा या कम हुआ 16 में सही करोगे, और ये 14 में, और ये 13 वाला ओपनिंग में। इंशाल्लाह आप बना लोगे ये चेंज इन इक्विटी, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सवाल मैंने खुद करवाना है कल। अल्लाह हाफिज।